नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टूडेंट हब पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अध्याय 2 मानव तंत्र। इसमें हम पढ़ेंगे आज श्वसन तंत्र। पाचन तंत्र का वीडियो मैंने डाल दिया है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, मैं वहाँ पर लिंक डाल रहा हूँ। श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र क्या है, इसके बारे में हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। हम श्वसन सांस में किस गैस को लेते हैं और यह क्रिया किस प्रकार की जाती है, इसमें किन किन अंगों की भागीदारी होती है, यह सभी चर्चाएं हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। श्वसन तंत्र। तो क्या है श्वसन तंत्र? सबसे पहले हम जानेंगे श्वसन क्या है। श्वसन तो कोशिकाओं को अपने कार्य का संपादन करने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोशिकाएं जो कार्य करती हैं उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपको इसी कारण कोशिकाएं पोषक तत्व खनिज लवण, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब मुख्य पोषक तत्व हैं। कोशिकाएं पोषक तत्वों का O2 यानी ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण करती है। और जब कोशिकाओं द्वारा O2 जब कोशिकाएं पोषक तत्वों का O2 द्वारा ऑक्सीकरण करती है तो इस प्रक्रिया में CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और यह गैस हानिकारक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण भी कार्बन डाइऑक्साइड को माना जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो रही है और ऑक्सीजन की जो संख्या है, जो मात्रा है वह कम हो रही है। तो CO2 का निर्माण होता है। तो CO2 का शरीर से निष्कासन व O2 का शरीर में प्रवेश आवश्यक होता है। तो बच्चों, हमारे शरीर से CO2 का निकाला जाना बहुत आवश्यक है। उसी तरह O2 ऑक्सीजन लेना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो आवश्यक है। जो ये पूरी प्रक्रिया है CO2 व O2 के लेन देन की यह प्रक्रिया जो रक्त कोशिकाओं व वातावरण के मध्य होती है, इसे क्या कहते हैं? इसे ही श्वसन कहते हैं। तो आपको पूछ ली जाए कि श्वसन क्या है, तो जो CO2 व O2 के लेन देन की यह पूरी प्रक्रिया रक्त कोशिकाओं व वातावरण के मध्य होती है, इसे श्वसन कहते हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि श्वसन किसे कहा जाता है, तो श्वसन इसे कहते हैं। इसके बाद हम श्वसन को 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। सबसे पहले श्वसन तंत्र को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ऊपरी श्वसन तंत्र
और दूसरा निचला श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र, इनके पहले हम मुख्य अंग पढ़ेंगे, इनके बारे में, इनके नाम। ऊपरी श्वसन तंत्र के अंग, तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? मुख, नासिका, ग्रसनी व लैरिंक्स या स्वरयंत्र। लैरिंक्स को ही स्वरयंत्र कहा जाता है। और निचला श्वसन तंत्र। निचले श्वसन तंत्र में हम पढ़ेंगे श्वसनिका, श्वासनली, श्वसनी, श्वसनिका, इसे ब्रोंकियोल कहते हैं, श्वसनिका को ब्रोंकियोल, व फेफड़े। इनके बारे में आज हम इस वीडियो में संपूर्ण वीडियो में चर्चा करेंगे, सचित्र चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम श्वसन तंत्र का चित्र बना लेते हैं। तो ये अंग हो गया हमारा नासिका। नासिका, इसे हम नाक कहते हैं। और ये मुख, ये श्वसनी, ग्रसनी, और ये इसके ऊपर जो आपको आवरण दिखाई दे रहा है ये है लैरिंक्स। इसके नीचे श्वास नली, ये इस प्रकार होती है। ये हमारे फेफड़े हो गए। और इनके अंदर यहाँ होती है श्वसनी। यहाँ ये जो श्वसनीय हैं यह श्वास नली के दो भाग हैं। आगे जाकर दाएं और बाएं भाग बन जाते हैं, इन्हें श्वसनी कहा गया। और श्वसनियाँ आगे विभक्त होती हैं छोटी छोटी शाखाओं में, इन्हें कहते हैं श्वसनिका। तो बच्चों, ये था हमारा श्वसन तंत्र।
अब जो हमने चित्र देख लिया है, ये नीचे है मध्यपट। अब हमें समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को और एक एक करके सभी अंगों को समझते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र, इसमें हम पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले अंग पढ़ेंगे नासिका। यह सबसे ऊपर का अंग है, सबसे ऊपर का अंग है। यह श्वसन तंत्र में सबसे ऊपर अंग है। यह 2 नासा गुहा से बाहर खुलता है। बच्चों आप देख सकते हैं, ये जो हमारा नाक है इसमें 2 गुहा है, इसके साथ यह बाहर खुलता है। इसके ऊपर एक हड्डी इसके ऊपर एक हड्डी होती है। इसके ऊपर एक हड्डी होती है जो इसे 2 भागों में बांटती है। यह सबसे ऊपर का अंग है और ये जो हड्डी है इसे 2 भागों में बांट रही है। इसके अंदर एक झिल्ली होती है, इसके अंदर एक पतली झिल्ली होती है जो यह झिल्ली क्या कार्य करती है, जो श्वास में जो घुले हुए होते हैं घुलित धूल कणों को स्वच्छ करके ग्रसनी में पहुंचाती है। यह झिल्ली क्या कार्य करती है, यह पतली झिल्ली श्वास में जो धूलकण होते हैं उन्हें स्वच्छ करके ग्रसनी में पहुंचाने का कार्य करती है। और यह नासिका अंदर नासा ग्रसनी में खुलती है। इसके बाद दूसरा जो अंग है, मुख। जो मुख है यह श्वसन का एक द्वितीयक अंग के रूप में कार्य करता है। अब यह द्वितीयक अंग क्या है? द्वितीयक अंग अर्थात कि जब हम नाक से सांस लेने में सक्षम नहीं हो पाते, कई बार ऐसा जुकाम के कारण या ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम नाक से श्वास नहीं ले पाते, तब हम क्या करते हैं, मुंह खोलकर सांस लेते हैं। तो यह द्वितीयक अंग के तौर पर कार्य करता है। यह जो मुख से ली गई श्वास है वो नासिका से ली गई श्वास की तुलना में स्वच्छ नहीं होती, क्योंकि नासिका में एक पतली झिल्ली होती है जो धूल कणों को अलग कर देती है, लेकिन मुख में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके कारण श्वास सीधे ग्रसनी में चली जाती है। मुख से ली गई श्वास शुद्ध नहीं होती। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि आपको जहाँ तक संभव हो मुख से श्वास लेने का प्रयास न करें, नाक से ही श्वास लें, क्योंकि जो मुख से ली गई श्वास क्या है, धूल कणों से भरी हुई होती है और मुख जो है वो आगे मुख ग्रसनी में खुलता है। इसके बाद तीसरा अंग है ग्रसनी। तो ग्रसनी एक पेशीय चिमनी नुमा संरचना है, चिमनी के अनुसार खड़ी हुई संरचना है। यह पेशीय चिमनी
चिमनी नुमा संरचना है। और इसके 3 अंग हैं। ये 3 अंग हैं। इसके 3 अंग हैं। एक तो है नासाग्रसनी, मुखग्रसनी, और तीसरा है कंठग्रसनी या अधोग्रसनी। तो नासाग्रसनी जो नासिका है वो नासाग्रसनी में खुलती है, और मुख है मुखग्रसनी में खुलता है, और जो इन दोनों से ली गई श्वास आकर कंठग्रसनी में मिलती है। ठीक है। और कंठग्रसनी के ऊपर जो मुखग्रसनी के बाद कंठग्रसनी में जब वायु आती है तो वहाँ पर एक एपिग्लोटिस नामक ढक्कन लगा होता है। एपिग्लोटिस। यह एपिग्लोटिस क्या होता है? श्वास नली और आहार नाल के बीच में एक स्विच के तौर पर कार्य करता है। स्विच अर्थात कि जब हम श्वास लेते हैं तो यह एपिग्लोटिस द्वारा निर्धारित किया जाता है कि कौन श्वास नली में जाए और ग्रास नली में जाए। कुछ बार आपने देखा होगा कि जो श्वास है वो ग्रास नली में चली जाती है, या जो भोजन है वह श्वास नली में चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमें खांसी आती है। तो यह समस्या क्यों उत्पन्न होती है? क्योंकि हमारा भोजन करते समय कहीं और ध्यान होता है, इसलिए एपिग्लोटिस अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। इसके बाद है स्वर यंत्र या लैरिंक्स। तो लैरिंक्स क्या होता है? यह स्वर उत्पन्न करने का कार्य करता है। सबसे पहले यह ग्रसनी और श्वास नली को जोड़ने का कार्य करता है। और भोजन को यह 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बना होता है। यह भी आपको याद रखना होगा कि यह 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बना होता है। 9 प्रकार की उपास्थि से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है। और जो एपिग्लोटिस है, पीछे आपको मैंने बताया था ग्रसनी में एपिग्लोटिस है, वो एपिग्लोटिस स्वर यंत्र के आवरण के तौर पर कार्य करता है। अर्थात कि जो भोजन है वह स्वर यंत्र में न जाए, इसका निर्धारण भी एपिग्लोटिस द्वारा किया जाता है। और इसमें जो स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र में स्वर रज्जु पाए जाते हैं। इन स्वर रज्जुओं का क्या कार्य है? स्वर रज्जु द्वारा वायु द्वारा कंपी पैदा कर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है? ये स्वर रज्जु है, इनमें कंपन के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके बाद हमने ऊपरी श्वसन तंत्र पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे हम? ऊपरी श्वसन तंत्र में मुख्य अंग कौन कौन से थे? नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वर यंत्र। 4 अंगों के आपको विशेष रूप से याद रखने होंगे। और अब हम पढ़ेंगे निचला श्वसन तंत्र। निचला श्वसन तंत्र।
इसका प्रथम अंग है श्वास नली। श्वास नली निचले श्वसन तंत्र का प्रथम अंग है और इसका प्रमुख कार्य क्या है? यह लैरिंक्स को फेफड़ों से जोड़ती है। यह एक 5 सेंटीमीटर लंबी नलिका है और यह सी आकार के, सी इंग्लिश के सी आकार के उपास्थि छल्लों से निर्मित होती है। उपास्थि छल्लों से निर्मित होती है। अब बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा, विशेष रूप से आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि सी आकार के छल्लों का प्रमुख कार्य क्या है। तो ध्यान से देखिएगा कि इस प्रकार होती है ये श्वास नली और इस प्रकार, कुछ इस प्रकार इन पर सी आकार के छल्ले लगे हुए हैं। तो इन सी आकार के छल्लों का प्रमुख कार्य क्या है? ये सी आकार के छल्ले श्वास नली को सिकुड़ने से रोकते हैं। कि जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो श्वास नली सिकुड़े ना, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इन सी आकार के छल्लों द्वारा किया जाता है। रोकते हैं। अब यह श्वास नली आगे दो भागों में, दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़े में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार इसे, इन जो इसके दो अंग हैं, इसे क्या कहते हैं? श्वसनी कहा जाता है। इसे प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। इसे प्राथमिक श्वसनी कहते हैं। तो जो अगला अंग है इसका, वह हम पढ़ेंगे श्वसनी। तो श्वास नली दाईं और बाईं ओर में विभक्त हो जाती है, जिसे श्वसनी कहा जाता है। श्वास नली दाईं व बाईं और बंट जाती है, जिसे श्वास नली श्वसनी कहा जाता है। श्वसनी कहा जाता है और प्रत्येक फेफड़े में यह श्वसनी प्राथमिक श्वसनी द्वितीय श्वसनी में और द्वितीय श्वसनी तृतीय श्वसनी में। यह एक शाखा वृक्षनुमा संरचना बनाती है। जिस प्रकार शाखाएं चलती हैं, उसी प्रकार ये श्वसनियाँ विभक्त होती जाती हैं। तृतीय श्वसनी श्वसनिका में विभक्त होती है। और अब हम पढ़ेंगे श्वसनिका। इसे ब्रोंकियोल भी कहते हैं। तो जो तृतीय श्वसनी है, वो आगे जाकर श्वसनिका में विभक्त होती है। यह श्वसनिका श्वसनियों के साथ मिलकर वृक्षनुमा, एक वृक्ष के अनुसार, जैसे जिस प्रकार वृक्ष में शाखाएं होती हैं,
उसी प्रकार श्वसनिका और श्वसनी आपस में जुड़े हुए होते हैं होती है। इनके अंतिम छोर पर कुपिकाएं लगी होती हैं। तो बच्चों, जो कुपिकाएं हैं इनके द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। जो CO2 वातावरण द्वारा ऑक्सीजन कुपिकाओं में लाई जाती है और रक्त द्वारा ऊतकों से निर्मित CO2 यहाँ तक लाई जाती है और फिर इनके द्वारा रक्त आपस में आदान प्रदान कर लिया जाता है। इस प्रकार आगे के जो अंग हैं वह हैं मुख्य अंग फेफड़े। मानव शरीर में एक जोड़ी फेफड़े होते हैं। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से छोटा किंतु चौड़ा होता है। और पुरुषों के फेफड़े महिलाओं की तुलना में भारी होते हैं। यह स्पंजी ऊतक क्या है? तो बच्चों, आपने रसगुल्ले देखे होंगे जो, या फिर छेना देखा होगा, वह स्पंज होता है, उसमें स्पंज होता है, गुदगुदा सा होता है। उसी प्रकार हमारे फेफड़े भी स्पंजी होते हैं, स्पंजी ऊतकों द्वारा निर्मित होते हैं। इनमें प्रत्येक फेफड़े में 30 मिलियन यानी 3 करोड़ लगभग 30 मिलियन कुपिकाएं होती हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो CO2 व O2 का जो आदान प्रदान है इन कुपिकाओं द्वारा ही किया जाता है। तो इनकी संख्या बहुत होती है। अब हम पढ़ेंगे श्वसन मांसपेशियां। श्वसन में विभिन्न प्रकार की मांसपेशियां भी कार्य करती हैं। ये श्वास को लेने व छोड़ने में मदद करती हैं। मुख्य रूप से श्वसन के लिए एक मांसपेशी है मध्यपट। हम पढ़ेंगे मध्यपट के बारे में। मध्यपट, यह श्वास मांसपेशी उत्तरदायी होती है मुख्य रूप से श्वसन के लिए। आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप श्वास अंदर लेते हैं तो आपका जो उदर है, जो पेट है, वो अंदर की ओर सिकुड़ जाता है। इसकी सिकुड़न का क्या कारण है? एक मांसपेशी होती है, हमारे जो दोनों फेफड़े हैं इनके लिए इनके नीचे एक मांसपेशी होती है। यह सिकुड़ती है जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो यह सिकुड़ती है। यह मध्यपट है। मध्यपट श्वास लेने पर सिकुड़ता है और श्वास छोड़ने पर फैलता है। तो पीछे हमने देखा था, यह मध्यपट है। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो यह सिकुड़ता है। आप श्वास लेकर भी देख सकते हैं। श्वास अंदर लेने पर यह सिकुड़ेगा और आप जब श्वास बाहर छोड़ेंगे तो यह शिथिल होगा यानी फैलेगा। श्वास लेने पर यह सिकुड़ता है और श्वास छोड़ने पर यह
फैलता है। इसके अतिरिक्त भी श्वास पेशियां पाई जाती हैं हमारे जो श्वसन तंत्र है उसमें, जो मध्यपट की सहायता करती हैं श्वास को लेने व छोड़ने के लिए। तो ये हमने पढ़ लिया श्वसन तंत्र के बारे में। अब हम इसके दो विभिन्न प्रकार पढ़ेंगे। हमने इनको दो विभिन्न भागों में विभाजित करके पढ़ा था। अब श्वसन के हम दो मुख्य प्रकारों के बारे में भी जान लेते हैं ताकि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। पहले हम देखेंगे बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन जो श्वसन हवा से भरी कूपिकाओं व रक्त के मध्य हो। कि बच्चों मान लीजिए हमने मुख से या नासिका से श्वास ग्रहण किया और वह श्वास आकर जो कूपिकाएं हैं उनमें संग्रहित होता है और रक्त द्वारा लाया गया CO2 कूपिकाओं में और जो ऑक्सीजन है वह रक्त में मिल जाता है। अब क्या होता है, जो यह प्रक्रिया है यह बाह्य श्वसन कहलाती है। आंतरिक श्वसन इसके बाद में जो भाग है आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन इसी से हम समझेंगे आंतरिक श्वसन क्या है। कि जब कूपिकाओं द्वारा ऑक्सीजन रक्त को दे दी जाती है और CO2 ले ली जाती है, कूपिकाएं CO2 को लेकर वातावरण में छोड़ देती हैं और जो ऑक्सीजन है वह रक्त द्वारा विभिन्न ऊतकों तक, रक्त व ऊतकों के मध्य होने वाला श्वसन। रक्त द्वारा लाई गई ऑक्सीजन ऊतकों को दी जाती है और ऊतकों द्वारा निर्मित CO2 रक्त में मिलाई जाती है। यह क्या है, आंतरिक श्वसन। तो हमने वीडियो में श्वसन तंत्र को विस्तार से पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने पढ़ा ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र में क्या था, नासिका, मुख, ग्रसनी और स्वरयंत्र। और उसके बाद हमने पढ़ा निचला श्वसन तंत्र। निचले श्वसन तंत्र में श्वास नली, श्वसनिका और फेफड़े। इसके बाद हमने पढ़ा मध्यपट जो श्वसन मांसपेशी के तौर पर कार्य करता है। मध्यपट का प्रमुख कार्य क्या है, जब हम श्वास लेते हैं तो यह सिकुड़ता है और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो यह फैलता है। इसके बाद हमने पढ़ा बाह्य श्वसन व आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन में क्या था, जो श्वसन हवा से भरी कूपिकाओं व रक्त के मध्य हो वह बाह्य श्वसन और जो ऊतकों व रक्त के मध्य हो वह आंतरिक श्वसन कहलाता है। धन्यवाद बच्चों, यहाँ पर हमारा वीडियो पूरा होता है। अब हमने श्वसन तंत्र के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली है। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताएं और कमेंट करना न भूलें। अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी अवश्य करें ताकि कोरोना काल में किसी की भी शिक्षा न रुके। शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए, कोरोना रुकना चाहिए।